हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने बेसिक और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक डेफिनेशन, उसके डायग्राम, फार्मूला और जो 4 टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड, यानी उन 4 टॉपिक पे ये पूरा चैप्टर बेस है। अब हम करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं बोर्ड एग्जाम के, उनको सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में जो मेन क्या क्या दिया हुआ है वो हमने लिख लिया कि कोई स्तंभ की चोटी है, उसका 49। अब एक नया नाम आया है 49। ये 49 क्या होता है? उन्नयन कोण ही होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? अब ये कह रहा है कि एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 15 डिग्री। तो हम इसको जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कोई स्तंभ है, पिलर, जिसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है, स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको मान लो हमने नाम दे दिया कि कोई स्तंभ AB है, इसकी ऊंचाई H है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। स्तंभ की चोटी का 49 यानी कि हमें उन्नयन कोण लेना है। तो मान लो इस जगह ये समतल धरातल है, इस बिंदु C से कोई बिंदु इस शिखर को देख रहा है, तो इसका 49 कोण कितना आया? 15 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि स्तंभ की ओर चलने पर 100 मीटर ये स्तंभ की ओर चल रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बात क्लियर की थी कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु के नज़दीक जाते हैं तो उन्नयन कोण क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो इसने चलने की दूरी भी बता दी, कितनी? 100 मीटर। मान लो 100 मीटर चल के ये बिंदु D पर आ गया है, तो CD की दूरी कितनी आ गई? 100 मीटर। अब अगर यहाँ से देखें तो ये कह रहा है कि 100 मीटर चलने पर 49 कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो अब ये कोण हम ले लेते हैं 30 डिग्री। क्लियर है? अब हमारा ये डायग्राम बनके तैयार है। अगर हमारा डायग्राम एकदम सही बनेगा तो आंसर में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 समकोण त्रिभुज हैं। एक ये छोटा वाला AB और D, दूसरा समकोण त्रिभुज AB और C। तो हमारे पास ये B और D के बीच की दूरी नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है? X। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरू कर देते हैं। माना BD बराबर X मीटर, यानी कि जब वो 100 मीटर चल के स्तंभ के पास आता है तो वो बीच की दूरी कितनी हुई? X मीटर। और दिया हुआ है CD 100, ये सब मैंने क्वेश्चन में जो दिया था वो लिख लिया है। अब सबसे पहले कौन सा ले लें हम? ट्रायंगल त्रिभुज ABD में ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमने क्या देखना है कि ये दे रखी है इसकी हाइट और ये है इसका बेस, यानी कि लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला होता है, LALKKA। लंब बटे आधार में क्या था? tan थीटा और थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, हाइट जो हमें ज्ञात करनी है, आधार ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी अज्ञात है। तो 2 अज्ञात राशि है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? एक समीकरण, यानी इनके बीच में जो रिलेशन होगा उसकी एक समीकरण बना के हमें रखनी है, जिसका हमें आगे यूज करना है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 H/x। वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। x की गुणा 1 से हुई तो x, h की गुणा √3 से हुई तो √3 गुणा h। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, जिसको हम समीकरण 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब हमें लेना है ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज में भी हमारे पास ज्ञात और अज्ञात वाली हम भुजाएं ले। नॉन और अननोन साइड कौन सी है? एक हमारे पास लंब
और आधार है BC, तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा हमारे पास कितना है 15 डिग्री, थीटा हमारे पास कितना है 15 डिग्री, लंब जो कि हाइट है और आधार जो कि कितना है B से लेके C, तो BC। अब BC भी दो भागों में बटी हुई है, BD और CD में, तो H अपॉन CD प्लस D और B। अब tan 15 का क्वेश्चन में मान दिया होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे सारणी में इसकी वैल्यू नहीं है, तो जब भी इस तरीके का कोई थीटा का मान आएगा तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी पुट होएगी। तो हमें tan 15 डिग्री का मान दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, ये हमने लिख दिया है यहाँ 2 माइनस रूट 3। अब बाकी की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। H हमें ज्ञात नहीं है, CD हम डायग्राम से देखेंगे, CD का मान 100 है और D और B का मान है X। अब हम इस तरीके से इसको लिख दिया। अब समीकरण 1 से देख रहे हैं x की वैल्यू ये आ रही है, ये वैल्यू कहाँ कर देंगे इस जगह x की जगह पुट, तो बाकी मान लिख देंगे h अपॉन, अब x की जगह समीकरण 1 से 3 अंडर रूट 3 गुणा में h, साथ में यहाँ लिख देंगे हमने कहाँ से लिखा है समीकरण 1 से ये वैल्यू पुट की है। अब हम क्या कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम देखते हैं इस पूरे ब्रैकेट की इससे गुणा हो जाएगी और h की गुणा 1 से हो जाएगी। तो हम देखते हैं h की गुणा 1 से कराए तो h बराबर में इस पूरे ब्रैकेट की इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो जाएगी, यानी 100 प्लस अंडर रूट 3 गुणा h, और इस पूरे ब्रैकेट की 2 माइनस रूट 3 से गुणा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा काम एकदम इजी है। अब जहाँ गलती होती है वो इसके आगे से ही गलती होती है। क्यों होती है कि इन दोनों ब्रैकेट की गुणा कराने में ही हमें गलती होगी। कैलकुलेशन में मेन मिस्टेक होती है अंडर रूट की अगर कोई वैल्यू आ जाती है, तो इसको थोड़ा सा हम इजी सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं h बराबर 100 प्लस 2 रूट 3 h और 2 माइनस रूट 3। जब इस तरीके की दो पद हो, यानी 2 स्टेप है, इनको इससे गुणा करानी है, तो हमने पहले पूरे एक स्टेप की इस पूरे ब्रैकेट से गुणा, फिर दूसरे स्टेप की इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करवानी है। तो पहला क्या है हमारे पास 100 की इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करानी है, तो मैं एक बार गुणा नहीं करवा के सीधा मैं लिख देती हूँ, ताकि हमारी ये कैसे गुणा हो रही है क्या उसको हम समझ सकेंगे। प्लस जैसे इसकी पूरे ब्रैकेट से गुणा हुई, अब दूसरा पद है अंडर रूट 3, इसको यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 3 h, इसकी किससे होएगी इस पूरे ब्रैकेट से 2 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर है, बराबर में h हमारे पास चल रहा है। अब इसकी गुणा हम एक बार नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि आगे जब हम देखेंगे तो शायद ये ब्रैकेट हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार इस ब्रैकेट की 100 से हम अंदर गुणा नहीं करवा रहे हैं, हमें करवानी है रूट 3h की इस पूरे ब्रैकेट से गुणा। प्लस का ये मैंने सेम उतार दिया, प्लस का प्लस अंडर रूट 3h की 2 से गुणा करवाई, तो मेरे पास क्या आएगा 2 अंडर रूट 3 और h, यानी तीनों अलग अलग पद है, एक पूर्ण संख्या है, एक अंडर रूट की वैल्यू है, तो वो सेम रख दी। फिर h चर राशि है उसको मैंने सेम लिख दिया। अब इस पूरे की 2 से गुणा हो चुकी है, अब -3 से होएगी, बाहर प्लस था अंदर माइनस है, तो माइनस का माइनस, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से गुणा हुई तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट कैंसिल 3 और गुणा में है h। अब हम देखते हैं कि बराबर में हमारे h चल रहा था 1h, ये बराबर के इस साइड 2h, ये तो हम सारी h की वैल्यू बराबर के एक साइड में ले आते हैं। कैसे? h पहले से है, ये प्लस का 2 अंडर रूट 3 है
तो ये जैसे ही हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ये माइनस का था, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का आ जाएगा। अब हमारे पास बराबर के इस साइड क्या रहा, सिर्फ ये एक पद रहा, तो इसको हमने सेम लिख दिया 2 ब्रैकेट में 100 ब्रैकेट में 2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करें, हम देखते हैं h प्लस का है, 3h प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4h। अब ये क्या है -2 √3h, इन दोनों में h आ रहा है, यानी 3 पद को हमने इन दोनों को जोड़ लिया, इसको सेम रख दिया, क्योंकि इसके साथ क्या है, एक अपरिमेय संख्या √3, तो इसके साथ परिमेय संख्या के साथ ये जुड़ेगा नहीं। अब हमारे ब्रैकेट में क्या बराबर में क्या रहता है 100 2 माइनस √3। अभी भी हमने इसको गुणा नहीं करवाई है। अब हम देखते हैं इन दोनों में h कॉमन आ रहा है, साथ में और क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, इधर 4 है इधर 2 है, 2 कॉमन ले लिया, h दोनों में आ रहा है, h कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, यहाँ 4 में से 2 गया, पीछे बचा 2, h बाहर जा चुका है, माइनस का माइनस, 2 बाहर जा चुका है, h बाहर जा चुका है, पीछे क्या रहा √3, बराबर में सेम हमने उतार दिया ये पद। अब हम देख रहे हैं कि क्या सेम पद आ रहा है, तो हमें इसलिए हमने क्या किया था, इसमें गुणा नहीं करवाई थी ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। तो अब ये जो h के अलावा, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, सिर्फ h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम h के अलावा जो भी पद है उसका पक्षांतरण कर देंगे, यानी बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो h हमारे पास इधर अकेला रहेगा और h के साथ जो भी यहाँ गुणा में है पक्षांतरण होने से वो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। राइट हैंड साइड की वैल्यू मैंने सेम उतार दी, लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्स्ट्रा वैल्यू थी h के अलावा, गुणा में थे, बराबर के उस साइड जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे, इस तरीके से। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, साथ में 100 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणा है और 2 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणा है, और जब भी गुणा में सेम अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो तो क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास क्या रहा 100/2 और 100 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आया 50, यानी h जो कि स्तंभ की ऊंचाई थी वो कितनी आई 50 मीटर। यानी कि आंसर बहुत इजी और क्लियर आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। शुरुआत क्वेश्चन में जो दिया था वो हमने लिख लिया कि एक स्तंभ है, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। किसी समय स्तंभ का जो 49 यानी उन्नयन कोण, क्वेश्चन में शब्द लिया हुआ है 49 नाम, जो कि उन्नयन कोण ही होता है, 15 डिग्री होता है। जब वो 100 मीटर स्तंभ की ओर चलता है तो वो कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया, दूरी ये 100 लिख दी। अब इस स्थिति में 100 मीटर चलने के बाद जब 49 30 डिग्री हो जाता है तो स्तंभ से इसकी दूरी कितनी मान ली, x मीटर। ये हमने लिख लिया कि BD कितनी है, x मीटर। अब हमने सबसे पहले ये छोटे वाला त्रिभुज लिया था, त्रिभुज ABD। ABD में हमने देखा कि लंब और आधार, और लंब और आधार में tan थीटा का संबंध होता है। tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, h और ये आधार है x। tan 30 का मान होता है 1/√3, h/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, x का मान आएगा √3 और h। क्लियर है। इसको हमने समीकरण 1 डाल के एक बार छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC लिया, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। त्रिभुज ABC में वही संबंध लंब और आधार का, पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक B से C तक, तो हमने लिखा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब यानी स्तंभ की ऊंचाई जिसको हमने h माना था, आधार जो कि यहाँ से यहाँ BC है। अब BC क्या है, 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है, CD यहाँ से यहाँ तक CD और DB, इसको 2 भागों में लिख दिया। CD का मान 100, DB का मान x। 15 का मान क्वेश्चन में tan 15 का मान दिया हुआ है, उससे हमने tan 15 की वैल्यू पुट कर दी। अब कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई है और इसके पदों को सिंप्लीफाई किया है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई, तो इसकी पूरे ब्रैकेट की गुणा
इस पूरे ब्रैकेट से हुई, तो मैंने उस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा में ही रखा है। h की गुणा 1 से हुई तो h। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद क्या किया है मैंने, ये जो दो पद हैं, यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में 2 स्टेप और इसमें भी 2, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा कराएंगे। तो पहले वाले पद की भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होएगी और सेकंड की भी इस पूरे से गुणा होएगी। तो यही हमने किया है, पहले को इस पूरे से गुणा करानी है, तो इसको मैंने एक बार इतना ही रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम देखेंगे कि पहले अगर हम गुणा करा देते तो बाद में हमें कॉमन लेके काटना पड़ता, तो हमने क्या किया, इसको इसी तरीके से रखा है। साथ में √3h की पूरे ब्रैकेट से गुणा कराई है, तो पूरे √3h की इससे गुणा कराएंगे। पहला पद सेम रखा, √3h की 2 से गुणा कराई, 2√3h। तो ये बटे की लाइन नहीं है, ये एक ही पद चल रहा है, पहला पद प्लस 2√3h, इसकी -√3 से गुणा करेंगे तो √3 की गुणा होने से 3h। फिर हम देख रहे हैं कि h की 3 वैल्यू हो रही है, एक तो बराबर के इस साइड और 2 बराबर के इस साइड, तो हम इन सबको एक तरफ ले आए, यानी अज्ञात जो अननोन जो वैल्यू है उनको एक साइड ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो तीनों h को मैं एक तरफ ले लिए और उसके अलावा जो पद था वो हमने इधर ये रख दिया। सो ब्रैकेट में 2 - √3, h को हमने कैलकुलेट कर दिया, 3h और 1 4h, 2 - √3h, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, साथ में h कॉमन आ रहा था, पीछे हमारे पास ब्रैकेट बना 2 - √3 जो कि इसके ब्रैकेट जैसा सेम है, इसके कारण ये कैंसिल हो गया। बटे में शेष क्या बचा, 100/2, जिसको हमने कैंसिल किया तो आया 50, यानी स्तंभ की ऊंचाई आ गई 50 मीटर। क्लियर?